बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 और हमने अब तक पढ़ लिया अपोहा वेग के बारे में। आज कुछ उस पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 3.1 और 3.2 जो कि आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी से है। उदाहरण 3.1 की बात करूं तो यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, कैसा है वो? तांबे का तार है। उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको? 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। इसमें क्या हो रहा है? 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें चालक इलेक्ट्रॉन की औसत अपोहा चाल आकलन कीजिए। हमें क्या पता करना है? औसत अपोहा चाल क्या होगा, इसका आकलन करना है, यानी कैलकुलेशन करके मान ज्ञात करना है। साथ में और कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि तांबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। ठीक है, तांबे का घनत्व कितना है? 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व आप जानते हैं, इकाई आयतन में जो आता है उसी को घनत्व कहते हैं। और साथ में इसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 63.5 दे रखा है। ठीक है, इन जो आंकड़े दिए हुए हैं इसके हिसाब से हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो हमें दिया होता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? ए, जो क्षेत्रफल अपन क्या करते हैं? ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर दिया हुआ आपको 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करें, हमें आई दे रखी है, धारा दे रखी है। आई कितनी दे रखी है? आई दे रखी है आपको 1.5 एम्पियर। ए यानी एम्पियर होता है, तो ये कितना दे दिया अपने को? 1.5 एम्पियर। फिर बात करें, इस तांबे का घनत्व दे रखा है। देखिए यहाँ पे घनत्व दिया हुआ था 9.0 इंटू 10⁻3। तो ये अपने पास क्या हो गया? ये इसका घनत्व आ गया। क्लियर यहाँ तक? और क्या दिया हुआ है? परमाणु का भार दिया हुआ है। परमाणु का भार m से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना दिया हुआ अपने पास? 63.5 दिया हुआ है। ये चीज़ें तो अपने को दे रखी है। अब देखिए, जो आपके पास 63.5 ग्राम तांबा है उसमें परमाणु की संख्या क्या होगी? आवेगी दो नंबर से ले सकते हो। 6 गुणा 10 की घात कितनी होगी? 23 होगी। कहने का मतलब है 63.5 ग्राम तांबे में कितने परमाणु आ गए? 6 गुणा 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, मैं बात करूं इकाई आयतन की। इकाई आयतन का मतलब 1 मीटर क्यूब है ना। इकाई आयतन में जो आपके तांबा है कितना था? बताया था आपको, इकाई आयतन में तांबा कितना था? 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम था, है ना। तो इकाई आयतन में जो उपस्थित तांबा है कितना? 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसमें मुझे निकालनी है परमाणुओं की संख्या। इसमें क्या करनी है? परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एक एक नियम से करेंगे। एक एक नियम से कैसे ज्ञात करोगे? देखिए यहाँ पे 63.5 ग्राम तांबे में कितना था? 6 इंटू 10⁻23 था, है ना। फिर क्या करोगे? 1 ग्राम का निकालोगे और 1 ग्राम का निकालने के बाद इसका मान भी ज्ञात करेंगे। तो फाइनली देखो कर ही देता हूँ। यहाँ पे बात करूँ 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम में कितना है? तो 6 इंटू 10 की घात कितनी है? 23 है। ठीक है, कितनी है? 6 इंटू 10 की घात 23। अगर मैं कहूँ कि किलोग्राम में बदलना चाहते हैं, इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो किससे गुणा करोगे? किलोग्राम में करने के लिए इसको किलोग्राम में करने के लिए हम किससे कर लेंगे? 10 की घात -3 से गुणा करेंगे। तो बराबर आ गया अपने पास 6 इंटू 10 की घात 23। कितना आ गया? 6 इंटू 10 की घात 23। मैं बात करूं 1 किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? तो 6 गुणा 10 की घात 23। आपको कितने में चाहिए? 9 इंटू 10 की घात 3 है अपने पास, इसके लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताइए? 1 किलोग्राम के लिए तो क्या किया? 6 इंटू 10 की घात 23 है, इसका भाग लगाना था, इसका अपन ने भाग लगा दिया। एक एक नियम जानते हो आप। 63.5 इंटू 10 की घात -3। अब 1 किलोग्राम की जगह कितना चाहिए? 9 इंटू आपको 10 की घात 3 किलोग्राम चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? 9 इंटू 10 की घात 3 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरह आपके पास ये परमाणुओं की संख्या आएगी। एक ही नियम का प्रयोग करके इस तरह अपन क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो इसको हल कर सकते हैं। जैसे ये 10 की घात 23 और ये 10 की घात -3 है ना। कितना हो जाएगा? ऊपर जाता है। या फिर यूँ भी कर सकते हैं। देखिए आप, ये 3 है और ये 23 है। 23 और 3 कितने हो गए? 26 हो गए ना। तो इस तरह भी इसको हल किया जा सकता है। ये 6 है, ये 9 है, नीचे अपने पास 63.5 और 10 की घात ये -3। तो ये आपके पास क्या है? परमाणुओं की संख्या कुल मिला के इस फॉर्म में मैंने लिख दी। और ज़्यादा हल करना चाहें और भी हल किया जा सकता है। कोई चाहता है कि 26 के जगह इसको 29 कर दें, 29 भी कर सकते हो, -3 ऊपर ले जाके, है ना भाई। -3 है, ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 10 की घात 26
और ये 3 जुड़ के क्या होगा 10 की घात 29 हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये सूत्र ज्ञात है, I बराबर होता है NaEVD। VD आपको ध्यान ये क्या होता है, अपवहन चाल होता है, और आपको डायरेक्ट ये सूत्र याद रखना चाहिए VD का। VD बराबर होता है I/NaE। I/NaE बिल्कुल आसान है। अब आपके पास देखिए क्या है, I है आपके पास, N है, A है और E है, सबके मान है, रख दीजिए। I का मान अगर देखें तो I का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। N अभी हमने निकाला था 6 गुणा 9 इंटू 10 की घात 26, और बटे में कितना था 63.5 गुणा 10 की घात -3 था। A की बात करूं तो A आपको दिया हुआ था 1 इंटू 10 की घात -7, और E ये बात करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले अध्याय से पढ़ते हुए आ रहे हो। E के बारे में आप जानते हो कितना होता है, E के बारे में ये अपने को अच्छी तरह पता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। तो अपने को क्या करना है, ये सारे मान यहाँ रख देंगे, और इन सारे मानों को रख के जब हल करोगे, सावधानी से हल कीजिए, घातों को सावधानी से हल करोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा लगभग 1.1 इंटू 10 की घात -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका अपवहन चाल होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पूरे में क्या देखा आपको, केवल आपको एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये जो अपन ने n निकाला ना, ये निकालना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आता है तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसका बी पार्ट देखें, हमने अभी तक ए पार्ट देखा, इसका बी पार्ट पढ़िए। बी पार्ट में कहा है कि ऊपर निकालेंगे अपवाह चाल। ऊपर का मतलब अभी जो हमने निकाला था उसकी बात कर रहे हैं। अपवाह चाल की निम्नलिखित उदाहरणों से तुलना कीजिए। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। क्या कह रहे हैं कि सामान्य तापों पे तांबे के परमाणु की तापीय चाल से तुलना करनी है, और एक करना है चालक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की संचरण चाल जो अपवाह गति उत्पन्न करती है। इन दोनों से कंपेयर करके देखना है कि कितने गुना बढ़ता है या घटता है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाए। तांबे के परमाणु की तापीय चाल का सूत्र अपने को पता होना चाहिए, याद रखने वाली चीज़ है, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा, √kT/m। ठीक है, √kT/m। देखिए T जो होता है, T यहाँ होता है सामान्य ताप। T क्या होता है, सामान्य ताप होता है। आप जानते हैं T जो सामान्य ताप है वो कितना होता है, 300 K होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो K है, उस सूत्र में जो आपको K दे रखा है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज मान नियतांक। K को क्या बोलते हैं, वोल्टेज मान नियतांक, और इसका मान होता है 1.38 इंटू 10 की घात -23 जूल पर मोल केल्विन। ये वैल्यू याद रखनी है अपने को, वैल्यू याद नहीं होगी तो ये एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा, तो अपन को ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, m होता है बच्चों परमाणु का द्रव्यमान, और उसको ज्ञात करने का तरीका ये रहा। ठीक है, जितना है उसमें क्या करें, आवेगद्रव्य जो नंबर है उसका भाग लगा दें, तो 63.5 इंटू 10 की घात -3 है, और उसका भाग लगा दिया हमने 6 इंटू 10 की घात 23 का। सुविधा के लिए हमने क्या किया, m इतना ही रखा है, इस सूत्र में हमने क्या किया, सिंपल वैसे के वैसे ही रख दिया। देखिए यहाँ पे जब m रखूंगा, यहाँ पे ये वाला, ये 63.5 इंटू 10 की घात -3 तो रहेगा, बाकी पलट के क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला पलट के ऊपर आ गया 6 गुणा 10 की घात 23। इन सबको हल करोगे, इन सबको हल करने पे ये आंसर आता है अपने पास। हल करने पे क्या होता है, ये उत्तर आता है 1.97 इंटू 10 की घात 2 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ रहा है 1.97 इंटू 10 की घात 2 मीटर पर सेकेंड। अब कंपेयर देखो, कंपेयर कैसे करोगे, आपका जो VD आया था कितना आया था, अपवहन वेग कितना आया था, शायद 1.1 इंटू 10 की घात कितना आया था, -2 आया था। देखिए यही आया था ना अपने पास, -2 नहीं आया था, कितना आया था अपने पास, -3 आया था। तो 1.1 इंटू 10 की घात -3 ये चीज आया था अपने पास। अब देखिए इसकी कंपेयर कीजिए, लगभग ये बराबर मान लीजिए इसको, तो ये 10 की घात -3 और ये 10 की घात 2 है। कितना अंतर आया भाई, वो कितना था अपने पास, 10 की घात -3 था, और ये था 10 की घात 2। कितने गुना बढ़ा ये बताइए। 10 की घात -3 को किससे गुणा करूंगे, 10 की घात 2 आ जाए, या फिर मैं क्या करूं, 10 की घात 2 में 10 की घात -3 का भाग दे दूं। जब भाग दूंगा तो क्या होगा, पावर ऊपर आगे माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो गया, 10 की घात 5 हो गया। कितना हो गया, 10 की घात 5, राइट। अपवहन वेग की तुलना में क्या होता है, ये 10 की घात 5 गुना अधिक होता है। क्या होता है, 10 की घात 5 गुना अधिक होता है। ठीक है, समझ गए बात को।
ये 10 की घात -3 आई, अब अपने पास 10 की घात 2 आया, तो पहले से क्या हुआ, ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा आया, लगभग 10 की घात 5 गुना अधिक आया। परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये चीज़, तो इसको भी अपने को कंपैरिजन ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था कि चालक के अनुदिश, है ना। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकी संचरण चाल होती है ना, प्रकाश की जो चाल है या चुंबकीय तरंग की चाल है, कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 के तुल्य होती है। 3 गुणा 10 की घात 8 के तुल्य होती है। अब इसका कंपेयर करें तो वहाँ पे तो देखिए क्या था, 1.1 इंटू 10 की घात कितना था, -3 था, और यहाँ क्या आ गया, 3 इंटू 10 की घात कितना आ गया, 8 आ गया। जब कंपेयर करते हैं, गुणा में करते हैं, तो लगभग इसको ये मान तो लगभग क्या है आपका, बराबर सा मान लीजिए, लगभग, वैसे तो नहीं है बराबर भाई, 3 गुना ये भी बढ़ रहा है इस, है ना। लेकिन हम घातों के कंपेयर करें, यहाँ घातों का कंपेयर करते हो तो ये देखो लगभग क्या होता है, 10 की घात 8 आ गया, और नीचे मैंने लिया 10 की घात -3, ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात 8 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 10 की घात 11। तो लगभग क्या होगा, 10 की घात 11 गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए 10 की घात को देख रहे हैं। वरना अगर बिल्कुल सही से देखना चाहें तो सही से देखना चाहो तो ये लो ना, ये 3 भी लेना चाहिए और 1.1 भी लेना चाहिए था, तो 2 और आ जाता ना, इसमें दुगना भी किया जा सकता है। लेकिन अगर घातों की बात कर रहे हैं तो लगभग क्या है, ये अपवहन वेग कितना है, 10 की घात 11 गुना अधिक है। ठीक है, 10 की घात 11 गुना अधिक है। समझ गए बात को। चलिए ले चलता हूं मैं आपको उदाहरण नंबर 3.2 पे। अभी हमने उदाहरण 3.1 देखा, पहला उदाहरण देखा किताब का। दूसरे उदाहरण की चर्चा करते हैं, वो भी आपकी बुक से ली हुई है, एनसीईआरटी बुक से। ये थोड़ा सा 3.1 से संबंधित है। देखिए आपकी नज़र पड़ गई होगी, यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण 3.1 में कुछ एम्पियर धारा परिसर में किसी इलेक्ट्रॉन की अपवाह गति केवल कुछ ही सेकंडों में आंकलित की गई, तब परिपथ बंद करते ही लगभग उसी क्षण धारा कैसे स्थापित हो जाती है। यानी बहुत जल्दी धारा कैसे स्थापित हो जाती है, बहुत जल्दी धारा कैसे हट जाती है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो संचरण चाल है वो प्रकाश वेग के तुल्य होती है। 3 इंटू 10 की घात कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। याद होगा, नहीं याद है तो इसको याद कर लो, है ना। अब इतनी ज़्यादा वेग है इसलिए क्या होता है, ये पूरे परिपथ में तुरंत स्थापित हो जाता है। पूरी परिपथ में धारा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होने के, प्रकाश वेग के बराबर होने के कारण तुरंत स्थापित हो जाती है। और प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या कर देता है, अपवहन वेग प्रदान कर देता है। समझ गए। कारण क्या है, कारण ये स्पीड के चक्कर में है। ठीक है, और ऐसा होने से क्या होता है, जब सबको अपवहन वेग प्रदान कर दिया, सब में अपवहन वेग मिल गया, तो उसमें क्या होती है, तुरंत ही धारा स्थापित हो जाती है। और ये कहानी परिपथ को बंद करने में होता है। जैसे हम बंद करते हैं, धारा तुरंत क्या होती है, बंद हो जाती है। हाँ, स्थायी मान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। धारा को क्या हो, स्थायी मान प्राप्त करने के लिए क्या होता है, कुछ समय अवश्य लगता है। तो पूरे का कारण क्या हुआ, अगर बात करें पूरे का कारण, तो मुख्य कारण क्या हुआ, ये हुआ 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, जो प्रकाश का वेग है, उसी वेग से विद्युत क्षेत्र क्या है, संचरण चाल है। समझ गए बात को, क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2 का ए पार्ट, तो जाहिर है बी पार्ट भी होगा। देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अपवाह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए गए बल के कारण उत्पन्न होता है। सही बोल रहे हैं। किसी चालक के अंदर, भाई कोई चालक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपवाह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए गए बल के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन बल द्वारा त्वरण उत्पन्न होना चाहिए, बल द्वारा क्या होना चाहिए था, त्वरण उत्पन्न होना चाहिए था। तब इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित औसत अपवाह वेग क्यों प्राप्त कर लेते हैं, ये स्पष्ट करना है। त्वरण उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपवर्ती औसत अपवाह वेग क्यों प्राप्त करते हैं, ये पता करना है। आपको जब मैंने अपवहन वेग पढ़ाया तो वहाँ ये चीज़ें बताई थी कि जो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, विद्युत क्षेत्र से तब तक त्वरित होता है जब तक कि वह मुक्त पथ पर गति करता है। यानी मुक्त पथ पर जब गति करता है तब तक तो क्या होता है, त्वरित होता है ना। और फिर जब वो टक्कर करते हैं, आपस में मन में आए वहीं टकरा जाते हैं ना, इस समय में इलेक्ट्रॉन अपवाह चाल खो देता है तथा संघट का मतलब होता है टक्कर, संघट का मतलब क्या होता है, टक्कर होता है। टक्कर के बाद फिर से क्या हो जाता है, ये त्वरित होता है। टक्कर के बाद फिर से क्या होता है, त्वरित हो जाता है, फिर वापस चलने लग जाता है ना।
तो इसी का क्रम जो है लगातार चलता रहता है और इसलिए क्या करता है ये, इसको केवल औसत अपवहन वेग को ही प्राप्त करता है। ये क्रम क्या होता है, लगातार चलता रहता है और इसलिए क्या होगा, केवल औसत अपवहन वेग ही प्राप्त होगा। समझ गए बात को। चलिए सी पार्ट में चलते हैं। इनका सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग इतना कम है और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कम है, अपवाह वेग भी देखा आपने बहुत कम था, 1.1 × 10 की घात माइनस कितना था, ये आया था 1.1 × 10 की घात -3 आया था, बहुत ही कम है ना, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कम ही होता है, तो फिर चालक में हम अधिक मात्रा में धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना, धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है कि भाई वेग भी आपका कम है, अपना वेग भी कम है और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश भी कम है, फिर बहुत सारी धारा कैसे प्राप्त कर सकते हो, बताइए कैसे कर सकते हो। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो तो बहुत ज़्यादा है ना, चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व क्या होता है, अत्यधिक होता है, लगभग कितना 10 की घात 29 प्रति मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा आवेश लेंगे तो बहुत ज़्यादा आवेश लोगे तो क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा। मान लो अपन ये कहें कि 1 गिलास पानी लेके रख, एक ही जगह गिराना है और इंडिया की पूरी जनसंख्या को कहे कि 1 गिलास पानी लो और एक ही जगह गिराओ, तो पानी देखो कितना सारा इकट्ठा हो जाएगा ना। बस वही कहानी ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बहुत अधिक है, इस कारण हमें क्या होती है, अधिक मात्रा में धारा प्राप्त होती है। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे डी पार्ट की ओर। इसका डी पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर अपवाह करते हैं, कम विभव से अधिक विभव की ओर अपवाह करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि धातु में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गतिमान है। बताया था आपको, एक ही दिशा में गतिमान नहीं होते, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, ये चीज़ आपको बताया था। तो आप कह सकते हो नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी अनियमित ऊष्मीय गति के साथ अपवाह करते हैं, अपने एक ऊष्मीय गति होती है उसके साथ क्या होते हैं, अपवाह करते हैं, चलते हैं, दिशा है ना एक नहीं होती उनकी। औसत मान लो 0 आ जाती है, अलग बात है, जब सबको अपन हल करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन एक ही दिशा में गतिमान नहीं होता है। ठीक है, चलिए ले चलता हूं आपको ई पार्ट की ओर। ई पार्ट क्या कह रहा है, यहां देखें, ये कह रहा है क्या उत्तरोत्तर संघट हो, संघट का मतलब होता है टक्कर, उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक टक्कर। ठीक है, धातु के धनायन के साथ के बीच इलेक्ट्रॉन के पथ फर्स्ट दे रहा है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सरल रेखीय होती है क्या। हमें ये बताना है कि जो टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो वो सरल रेखीय होता है नहीं होता, दोनों केस में विद्युत क्षेत्र है तब भी और विद्युत क्षेत्र नहीं है तब भी कैसा होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद भी रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा होती है। अगर वहाँ पे कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है तब तो क्या होता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन अगर बाह्य क्षेत्र लग रहा है तब क्या होगा, एक वक्र होगा। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सतत क्रियाशील विद्युत बल रेखा के कारण ये क्या होता है, वक्रीय होता है। किसके कारण, विद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल के कारण क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, वक्रीय हो जाएगी, है ना, वक्राकार होगी। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाल के इंपॉर्टेंट जरूर लिखना, परीक्षा में आपसे इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।